हेलो, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो जो आपका पहला प्रश्न है क्या है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं ना, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे मतलब कि दूर हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण क्या होगा? कोण R ना। सघन माध्यम में बने आपतित कोण I से बड़ा होता है ना। सघन माध्यम में जो देखिए कोण बनता है, कोण R बने आपतित कोण जो होता है वो क्या होता है? कोण I से बड़ा होता है ना। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है ना। तो क्रांतिक कोण कहलाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है? प्रश्न संख्या 2 है कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है ना। पेरिस्कोप किसे कहते हैं और इसके क्या उपयोग है? तो देखिए, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं ना। तो पेरिस्कोप क्या है? एक यंत्र है ना जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं ना। जो पनडुब्बी में बैठे सैनिक जो है समुद्र तल का भी सर्वेक्षण कर सकते हैं पेरिस्कोप की सहायता से। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है ना। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं। पेरिस्कोप जो किस दर्पण से? तो समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं, जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है, और जो उच्च कोटि के पेरिस्कोप होते हैं उसमें कौन चीज का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या जो है 3 ना। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए ना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी विशेषताएं लिखना है। तो क्या हो जाएगा कि देखिए, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण के सामने ना जितनी दूरी पर, मतलब मान लीजिए जितनी दूरी पर अगर कोई वस्तु हो उसका बिंब जो है उतना ही क्या बनेगा? पीछे बनता है। अगर दर्पण से मान लीजिए कि 1 मीटर की दूरी पे है कोई वस्तु खड़ा, कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? उतना ही पीछे, मतलब 1 ही मीटर पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है ना। और इसका एक खासियत क्या है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु के, उसके कोई वस्तु अगर है तो उसको पूरे प्रतिबिंब, उसके पूरे साइज को देखने के लिए ना दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। जितना उस वस्तु की लंबाई है उससे आधा दर्पण का होना आवश्यक होता है। अगला जो प्रश्न है क्या कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए ना। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है उसको बताना है ना। तो देखिए, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है ना। पहला है क्या कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर भट्टियों के लिए किया जाता है ना। तो बड़े जो अवतल दर्पण है उसका प्रयोग जो है सौर भट्टियों के लिए किया जाता है ना। दूसरा पॉइंट है इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स ना, लैंपों,
सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। और क्या है कि वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं, आगे वाले लाइट ना, उसको हेडलाइट बोलते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और शेविंग जो मतलब जो बाल दाढ़ी केस बनाते हैं, उस दर्पण को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि दंत चिकित्सक हो गए, दंत के डॉक्टर कोई विशेषज्ञ हो गए, तो वो भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे ना। प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखना है। तो प्रकाश के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के क्या है, 2 नियम है ना। देखिए, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है ना, तो तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा पॉइंट है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है ना। इस नियम को एस्नेल का नियम भी कहते हैं। और इस नियम को किस नियम के नाम से जानते हैं, तो एस्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। एस्नेल के नियम भी कहते हैं इस नियम को, प्रकाश के अपवर्तन को ना। इसको क्या कहा जाता है, तो इस नियम को एस्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए। आइए देखते हैं, यहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग देखेंगे कि समतल जो है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है ना। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो +1 है, तो इसका क्या अर्थ है ना। देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा ना जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उस वस्तु का साइज दर्पण, मतलब उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है ना। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। और इसमें जो +1 यानी कि धनात्मक चिन्ह है, वो क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा है और क्या है, तो आभासी है। इसके बाद बात करें तो उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं ना। उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं। देखिए, उत्तल लेंस का 2 उपयोग इस प्रकार है। पहला है कि नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि को सुधारने में। दूसरा है छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में होता है, किसका, तो उत्तल लेंस का उपयोग ना। यानी कि चश्मा में जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। अच्छा, उसके बाद है क्या कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। प्रकाश का परावर्तन ना, तो देखिए, जब प्रकाश की किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह ना, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है, तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है ना। एक जो इसका सुनिश्चित निश्चित दिशा है उसमें विस्तारित हो जाता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहते हैं ना। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है क्या कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं ना। आपतित किरण या परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, तीनों जो होते हैं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। और परावर्तन का कोण जो होता है वो सदैव क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है ना। आपतन कोण के बराबर होता है। अच्छा, दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे ना। अगर उत्तल लेंस रहे, अवतल लेंस रहे और एक कांच की एक वृत्ताकार ना
पट्टिका के सतहों को छुए बिना, आपको छुए बिना पता करना है, पहचान करनी है, कैसे करेंगे? तो देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता है हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा ना। अगर वो आकार का जो क्या है, अक्षर का आकार जो है अगर बढ़ता हुआ मतलब बड़ा दिखाई देता है तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देगा तो कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। और अक्षर का जो आकार है छोटा दिखाई देगा तो अवतल लेंस होगा। और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी ना। और न अक्षर का जो साइज है, आकार है, न छोटा हो न बड़ा हो, तो समझेंगे कि क्या है, तो कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगा, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं ना। मतलब हमें वाहनों को जो है उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? देखिए, उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं ना। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं ना। और ये जो है उत्तल दर्पण का इसका जो क्या है, बहुत अधिक है, दृष्टि क्षेत्र भी इसका जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें ना, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है ना। अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण जो है क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं ना। इसी गुण के कारण क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूले।